गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कि कैसा स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का। तो एग्जैक्टली क्या होता है, ये जो पीटर ड्रकर है, ठीक है, इन्होंने कहा कि जो स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, इट मस्ट बी सच दैट इज एबल टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मेन तो यही होना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर ही ऐसे होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही होना चाहिए जिससे क्या हो, ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या हो, अचीव हो। मेन तो यही है। ठीक है, वो कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मस्ट बी डिजाइन इन अ सच वे, इस तरीके से उस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डिजाइन करो कि क्या हो, इट विल बी पॉसिबल टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, जिससे कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या हो, फुलफिल हो। उसका स्ट्रक्चर ही ऐसे बनाओ, उनका स्ट्रक्चर ही ऐसे बनाओ ऑर्गेनाइजेशन का कि उससे क्या हो, उसका जो ऑब्जेक्टिव हमने सेट किया है वो ऑब्जेक्टिव क्या हो, अचीव हो। ठीक है, किसने कहा था, पीटर ड्रकर ने कहा था। देन उसके बाद में आ जाता है कि जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, फैक्टर कंसीडर टू बी डिसाइड ऑर्गेनाइजेशन, कौन से फैक्टर्स है जो डिसाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को। तो पहले तो नेचर ऑफ ऑब्जेक्टिव, कि जो ऑब्जेक्टिव सेट किया है उसका नेचर किस टाइप का है। ठीक है, यानी किस तरीके से उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना है, बट उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए उसका नेचर कैसा है, मतलब वो अडॉप्टेबल है या नहीं है, इनअडॉप्टेबल है। ठीक है, वो जल्दी से एडजस्ट हो जाएगा किसी भी सिचुएशन में या नहीं होगा, तो वो उसका नेचर कैसा है, डिपेंड करता है उसके नेचर के ऊपर। देन आज रिक्वायर रहेंगी, राइट। जैसे कि मैंने कहा कि एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए पहले के लेक्चर्स आपने देखे होंगे तो ही आपको ये समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। ठीक है, उस एक्टिविटीज़ को फुलफिल करने के लिए, उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के आप लोग को क्या करनी है, एक्टिविटीज़ डिसाइड करनी पड़ती है डिपार्टमेंटल के स्ट्रक्चर के हिसाब से। जैसे मैंने बोला था, परचेसिंग का अलग होता है, सेल्स का अलग होता है, मार्केटिंग का अलग होता है, देन पर्सनल्स का अलग होता है, फाइनेंसिंग का अलग होता है। तो सबकी एक्टिविटी अलग अलग क्या की जाती है, डिसाइड की जाती है। सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन जॉब परफॉर्मेंस। ठीक है, सीक्वेंस कैसा रहना चाहिए उनकी जॉब परफॉर्मेंस का, कि पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये काम करेगा, ठीक है, सॉरी स्टोर डिपार्टमेंट ये काम करेगा, स्टोर करेगा सारे प्रोडक्ट को। ठीक है, वो वहाँ से रॉ मटेरियल जाएगा प्रोडक्शन के पास में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये काम करेगा। तो इसमें क्या सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व है। ठीक है, इन्हें उनका जॉब परफॉर्मेंस कैसा है, एक सीक्वेंस से चल रहा है और उसके स्टेप के हिसाब से चल रहा है। कि अगर मैं मुझे शुगर बनानी है तो मुझे पहले फार्म से जाके क्या लाना पड़ेगा, कैन लाना पड़ेगा। वो मैं स्टोर रूम में स्टोरेज इसमें रखूँगी, वेयर हाउस में रखूँगी। वहाँ से वो जाएगा प्रोडक्शन फैक्ट्री की तरफ, फैक्ट्री से जाएगा वो पैकिंग की तरफ, पैकिंग से जाएगा मार्केटिंग की तरफ, मार्केटिंग से जाएगा सेल्स की तरफ। ऐसे ऐसे करते हुए क्या होंगी, एक स्टेप बाय स्टेप वो क्या कर रहे हैं, जॉब परफॉर्मेंस है। प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन की तरफ ध्यान देगा, सेल्स वाला सेल्स की तरफ ध्यान देगा। तो उनके स्टेप्स रहती है उस जॉब को क्या करने की, परफॉर्म करने की। क्लियर है। देन आ जाता है मैनेजरियल फंक्शंस टू बी परफॉर्म। ठीक है, तो उसमें क्या आ जाएगा कि मैनेजरियली अपने फंक्शंस को कैसे परफॉर्म कर रहा है उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। तो ये किसके अंदर आ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएगा। देन आ जाता है स्किल एंड लिमिटेशंस। ठीक है, स्किल एंड लिमिटेशंस ऑफ ईच पर्सन। ठीक है, हर पर्सन का उसका अपना स्किल रहेगा और उस काम को करने के लिए उसकी क्या रहेंगी, लिमिटेशंस रहेंगी। ठीक है, देन पर्सन सोशल नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की क्या होंगी, सोशल नीड्स। ठीक है, सोशल नीड्स दैट मीन्स क्या हो जाएगा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। राइट, क्लियर है।
पहले का लेक्चर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देन आ जाता है साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या आ जाता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का साइज कैसा रहेगा, ठीक है, वाइडर रहेगा, नैरो रहेगा, स्पैन कंट्रोल रहेगा, कैसा रहेगा, ठीक है, ये डिपेंड करता है उसके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा उसके अकॉर्डिंग। देन आ जाता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। देखो जो स्ट्रक्चर है ना, एक्चुअली उसको मेन दो इसमें देखा गया है, एक तो लाइन होता है और दूसरा होता है स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये दो मेन रोल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर। और जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, ये क्या होता है, डायरेक्ट वर्टिकल रिलेशन, कैसा रिलेशन बना रहा है, वर्टिकल रिलेशन बना रहा है, विच कनेक्ट पोजीशन एंड टास्क ऑफ ईच लेवल विथ दोज अबव एंड बिलो, ठीक है। ये लेवल का, ठीक है, वर्टिकल लेवल में बोला है, इसमें क्या होता है, ये होता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें वर्टिकली क्या होता है, रिलेशनशिप को दिखाता है और कनेक्शन, पोजिशनिंग एंड टास्क ऑफ ईच, ठीक है। हर लेवल का क्या दिखाया जाता है, टास्क दिखाया जाता है कि इसके, ये जो स्पेसिफिक है, इसके अबाव वाला क्या टास्क परफॉर्म कर रहा है, इसके बिलो वाला क्या टास्क परफॉर्म कर रहा है। समझ में आया? तो सिंपल वर्ड में लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज अ डायरेक्ट वर्टिकल रिलेशनशिप दिखाता है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन consist of a direct vertical relations which connect the positioning and task of each level with those and above it. Okay. नेक्स्ट है फीचर्स क्या है लाइन ऑर्गेनाइजेशन की। लाइन ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट फ्लो ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। मैंने कहा था लाइन ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क करता है, वर्टिकली, मतलब टॉप टू बॉटम, तो क्या हो जाता है, इसमें डायरेक्ट फ्लो होता है अथॉरिटी का, कैसे, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, ठीक है। देखो कैसे होता है, यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है बैठा हुआ, ठीक है, उसके नीचे कर रहे हैं मैनेजिंग डायरेक्टर काम कर रहे हैं। देन मैनेजिंग डायरेक्टर के अंडर आ जाते हैं सेल्स मैनेजर, ठीक है। देन आ जाए प्रोडक्शन मैनेजर आ जाता है, देन आ जाता है फाइनेंस मैनेजर आ जाता है, और देन आ जाता है एचआर मैनेजर। तो इस तरीके से लाइन मैनेजमेंट क्या करता है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है। तो इस तरीके से इसका फ्लो होता है किसका, अथॉरिटी का। यूनिटी ऑफ कमांड, इसमें क्या होता है, यूनिटी होती है कमांड में, ठीक है। ये इसको कमांड देगा, ये इसको कमांड देगा, ये इसको कमांड देगा, ऐसे क्या करता है वो यूनिटी ऑफ कमांड को क्या करता है, अपने सबऑर्डिनेट तक के वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है, और एक कौन करता है, उसका जो भी सुपीरियर रहेगा वो उस इंस्ट्रक्शन को देता है, ठीक है। देन आता है डेफिनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेफिनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन टू द सबऑर्डिनेट इज डिफाइंड क्लियरली। जो भी सबऑर्डिनेट को, डेफिनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबऑर्डिनेट को दी गई है, उससे वो क्या करता है, डेफिनेटली उसको क्लियरली दी गई रहती है, डिफाइन की गई रहती है क्लियरली, तो उसमें कोई डाउटनेस नहीं होता है, ठीक है। वो अच्छे से उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है। सुटेबिलिटी मतलब ये जो होता है, ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा सुटेबल होता है, ठीक है। इट इज़ सुटेबल टू स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ नॉट सुटेबल टू लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। सुटेबिलिटी, ये जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा सुटेबल होता है, ठीक है। देन आ जाता है नो स्पेशलाइजेशन। किसी स्पेशलाइजेशन की, नो स्कोप ऑफ स्पेशलाइजेशन, डिपार्टमेंटल मैनेजर हैज़ टू लुक आफ्टर वेरी एस्पेक्ट ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है। किसी स्पेशलाइजेशन का इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो जो भी मैनेजर रहेगा, जो भी सुपेरियर रहेगा, वो हर डिपार्टमेंट को इक्वली क्या करेगा, देखता रहेगा, क्लियर है। परफेक्ट कोऑर्डिनेशन, ठीक है, परफेक्ट कोऑर्डिनेशन होता है किसके, सुपीरियर और मैनेजर, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट, इनके बीच में क्या होता है, परफेक्ट कोऑर्डिनेशन होता है। Caudal relationship होता है, caudal relationship as a number of a member a people is limited to the relationship among the superior and the subordinate can be
कॉर्डेल। ठीक, कॉर्डेल में क्या होता है, इसमें क्या होता है, लिमिटेड होते हैं, तो इनका रिलेशनशिप भी कैसा होता है, क्लियर कट होता है। प्रॉम्प्ट डिसीजन, एग्जैक्टली, क्योंकि इसमें नंबर्स ऑफ ये क्या है, कम है, तो इसमें क्या होता है, डिसीजन क्या होता है, बहुत प्रॉम्प्टनेस होती है उसमें। लाइन मैनेजर इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंसल्ट एनी वन बिफोर टेकिंग डिसीजन, है डिसीजन कैन बी प्रॉम्प्ट। जो लाइन मैनेजर जो होता है उसको किसी के डिसीजन का वेट नहीं करना होता, वो जो भी खुद डिसीजन लेगा वही डिसीजन फाइनल माना जाएगा। तो इसमें क्या होता है, प्रॉम्प्टनेस होती है, राइट, क्योंकि उसको किसी का वेट नहीं करना है। एडवांटेज क्या हो जाता है, एडवांटेज सिंप्लिसिटी, बहुत सिंपल है ये। लाइन ऑर्गेनाइज आपको मैंने जैसे बताया कि टॉप टू बॉटम, ठीक है, वर्टिकली चलता है टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, तो ये आपको दिख रहा है कि इसमें कोई भी ऐसे कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, एक सिंपल प्रोसेस चल रही है कि टॉप से इस लेवल पे जाएंगी इन्फॉर्मेशन, इस लेवल से यहाँ जाएंगी, यहाँ से यहाँ जाएंगी, फिर देन बॉटम में आ जाएंगी। तो एक सिंप्लिसिटी दिख रही है, कोई कॉम्प्लिकेशन इसमें दिख रहे हैं नहीं। देन आ जाता है डिसिप्लिन, डायरेक्ट कमांड ओवर द सबॉर्डिनेट फैसिलिटेट डिसिप्लिन, ठीक है, सबॉर्डिनेट को डायरेक्ट कमांड मिलती है, जो भी सुपीरियर जो है उसका जो भी सबॉर्डिनेट है उसको डायरेक्ट कमांड मिलती है, उसको किसी के थ्रू नहीं जाना, तो एक डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, राइट। देन आ जाते हैं इफेक्टिव कंट्रोल। इफेक्टिव कंट्रोल में जो भी each superior can have a direct supervision over the subordinate which facilitate the control, ठीक है, डायरेक्ट क्या होता है, सबॉर्डिनेट से वो डायरेक्टली कांटेक्ट कर रहा है, तो उसका जो कंट्रोल रहेगा वो भी क्या रहेगा, इफेक्टिव रहेगा, है ना। वो किसी चेन के थ्रू नहीं जा रहा है, आप डायरेक्टली उससे क्या कर रहे हो, उस पर्टिकुलर सबॉर्डिनेट से क्या कर रहे हो, कांटेक्ट कर रहे हो, तो वो क्या आएगा, एक चेन के थ्रू जाएगा, क्लियर है। देन फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हाँ, सिचुएशन के हिसाब से मोल्ड हो जाता है ना। तो इसमें क्या हो जाता है, एक बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि ये सिचुएशन में ऐसा करना है तो वो इजीली मोल्ड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उस वर्क को करने के लिए बहुत से लोगों के डिसीजन नहीं लेना है, इजीली हम अपना डिसीजन ले सकते हो, तो उससे क्या हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से वर्क क्या होता है, मैं कोई भी काम करने में आपको वेट नहीं करना है, ठीक है। क्विक डिसीजन, एग्जैक्टली मैंने कहा कि वो डायरेक्ट डिसीजन ले सकता है, तो उसे डिपेंड नहीं रहना है किसी के ऊपर, तो एक क्विक डिसीजन बन जाता है। यूनिटी ऑफ कमांड होता है, सुपीरियर डायरेक्ट अपर सबॉर्डिनेट से कर लेता, तो इसमें क्या रहेंगे, कमांड रहेगा, राइट। क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम क्लियर होती है, जो भी सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को देगा तो उसमें क्लियर कट वो क्या करता है, डायरेक्टली अपने सबॉर्डिनेट से कॉन्टेक्ट करता है, तो उससे क्या होंगे, क्लैरिफिकेशन होता है उनके कम्युनिकेशन में और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में। कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो भी काम होता है वो डायरेक्ट होता है, ठीक है, किसी चेन के थ्रू नहीं होता है। रिलेशनशिप अच्छे से मेंटेन रहती है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब आप डायरेक्टली करते हो ना, विदाउट किसी मिडिल पर्सन की, तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन इज ऑलवेज बेस्ट, तो इससे रिलेशनशिप क्या होते हैं, अच्छे मेंटेन होते हैं, इसमें रूमर्स का कोई अफेक्ट नहीं होता है। देन आ जाता है क्विक कम्युनिकेशन, एग्जैक्टली, जैसे कि मैंने कहा सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर क्या होता है, डायरेक्ट उनका कम्युनिकेशन होता है, तो कम्युनिकेशन भी कैसे रहेगा, क्विक रहेगा। यहाँ तक क्लियर है। देन आ जाता है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज बर्डन ऑफ एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव आर ओवर बर्डन एज दे हैव टू कैरी आउट ऑल द वर्क्स, ठीक है, जो भी एग्जीक्यूटिव होता है उसको थोड़ा बर्डन बढ़ जाता है, क्योंकि उसको सारे काम देखने हैं, है ना, उसको हर चीज़ को देखना है, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा लाइन ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रॉब्लम आती है कि बर्डन ऑन एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है, उसको किसी काम को करने के लिए या एग्जीक्यूट करने के लिए थोड़ा ओवर बर्डन हो जाता है, राइट। जैसे सबॉर्डिनेट इनका डायरेक्ट है, ठीक है, अब इसको कोई मेन काम आ गया सुपीरियर को, अब सबॉर्डिनेट को कुछ बताना है, तो इसमें क्या हो रहा है, उसको खुद जाके बताना है, उसको डायरेक्ट कांटेक्ट करना है। अगर कोई मिडल ये होता तो वो उससे करवा लेता, तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा बर्डननेस आ जाता है। नीड्स कैपेबल पीपल, एग्जैक्टली, अगर कैपेबल पर्सन की ही इसमें रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, अगर आप कैपेबल पर्सन नहीं देखोगे तो वो काम अच्छे से फुलफिल नहीं होगा, तो ये एक थोड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है। एग्जिट मेनी क्रिपल ऑर्गेनाइजेशन, तो बहुत सारे क्रिपल्स अप्स एंड डाउन आते रहते थे। एग्जिट ऑफ अ फ्यू executive may cripple the entire organization until the competent people is available। अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव अगर क्या करते हैं, वो
क्विट कर लेता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, या फिर वो एग्जिट कर लेता है, तो उससे क्या होता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन उस चीज़ को फेस करती है। तो जब तक नया एक अपॉइंट नहीं होता है ना, नया पर्सन अपॉइंट नहीं होता जो उस चीज़ के कैपेबल है, तब तक ये क्या होंगे, कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होते रहते हैं। देन आया था नो स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन की का तो कोई चांस ही नहीं बनता है इसमें। स्पेशलाइजेशन, देयर इज नो स्कोप ऑफ स्पेशलाइजेशन, हैज ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, ठीक है, स्कोप ही नहीं है तो उसमें स्पेशलाइजेशन की बात नहीं होती। लैक ऑफ टीम स्पिरिट, टीम स्पिरिट थोड़ा सा कम, मतलब टीम स्पिरिट में थोड़ा ये आ जाता है, क्योंकि क्या होता है ना, द डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन इज वाटर टाइट कंपार्टमेंट, the executive do not get an opportunity to come together, hence the team spirit is lost, ठीक है। एग्जीक्यूटिव को क्या बोलते हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि वो साथ में काम करे, तो उस केस में क्या होता है, लैक ऑफ टीम स्पिरिट का प्रॉब्लम हो जाता है। नो स्कोप ऑफ एक्सपांशन, ठीक है, लाइन में यही हो जाता है कि टॉप टू बॉटम होता है, राइट, तो एक्सपांशन में भी इसमें प्रॉब्लम होती है कि स्ट्रक्चर डज नॉट गिव एनी स्कोप ऑफ एक्सपांशन, क्योंकि and it is not suitable to the large size of organization, exactly ये small size of organization के लिए बहुत suitable करता है। अगर इसमें large size of organization के लिए हम use करें तो ये क्या हो जाएगा, इसका expansion less हो जाएगा। no initiative, किसी तरीके का initiative, no scope of suggestion होता है, ठीक है, सजेशन कोई नहीं करता। प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रिक्ट सुपरविजन, हाँ, एक क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट रहने की वजह से क्या होता है, स्ट्रिक्ट सुपरविजन इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। देयर आर डिपेंडेंस ऑन सुपीरियर, तो एग्जैक्टली खुद अब से कुछ नहीं कर सकते, हमें डिपेंड रहना जब तक कि सुपीरियर क्या करेगा, कमांड नहीं करेगा, ऑर्डर नहीं देगा, राइट। लाइन एंड स्टाफ टाइप, ठीक है, लाइन और स्टाफ जो ये जो है लाइन एंड स्टाफ, ठीक है, ये जो है स्टाफ जो है ना, ये स्टाफ क्या करता है, प्रोवाइड करता है एडवाइस एंड सर्विसेज टू लाइन। स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये क्या काम करता है, वो क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है क्या, एडवाइस, किसको, एडवाइस और सर्विसेज टू लाइन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है। अब तो क्या है, फीचर्स ऑफ स्टाफ। स्टाफ जो रहता है ना, ये क्या होता है, ऑक्सिलरी इन नेचर। ऑक्सिलरी इन नेचर मतलब कि जो स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ये ऑक्सिलरी इन नेचर, मतलब ये क्या करता है, कमांड करने का काम करता है, ठीक है, और जो इसके बाद में क्या करता है, प्रोवाइड करता है एडवाइस एंड गाइडेंस। एग्जैक्टली किसको प्रोवाइड करता है, लाइन को। लाइन ऑर्गेनाइजेशन को क्या देता है, ये एडवाइस और गाइडेंस देने के काम करता है। हैज नो कमांड प्रीरोगेशन, ठीक है, प्रोवाइड अ फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन टू लाइन। फैक्ट और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसको, लाइन मैनेजमेंट को। वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है। हाँ, तो क्या बोल रहे थे कि लाइन एंड स्टाफिंग में क्या होता है कि जो स्टाफ जो होता है, स्टाफ आपको क्या प्रोवाइड करता है, एडवाइस। स्टाफ किसको प्रोवाइड करता है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन एडवाइस और सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। देन आ जाता है प्रोवाइड फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन टू लाइन, ठीक है, कि लाइन को क्या करता है, फैक्ट और इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल है, जो भी फैक्ट्स उसके पास अवेलेबल है, वो किसको देगा, लाइन ऑर्गेनाइजेशन को देगा। मतलब इनडायरेक्टली स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, कमांड करता है, एडवाइस करता है किसको, लाइन ऑर्गेनाइजेशन को। देन जो कैरी टू वर्क थ्रू अ इन्फ्लुएंस, ठीक है, इन्फ्लुएंस के जरिए क्या करते हैं, वो सारे वर्क को करते हैं। इट हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के क्या होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है, सपोर्ट टू द बॉस। इसका मेन यही चीज होता है, मेन पॉइंट यही होता है कि ये क्या करता है, अल्टीमेटली सपोर्ट करता है किसको, जो बॉस है उनको, ठीक है, बॉस को सपोर्ट करता है। दैट मीन्स वो लाइन वाले को क्या दे रहा है, एडवाइस एंड गाइडेंस दे रहा है।
फीचर ऑफ लाइन का फीचर्स क्या है लाइन ऑर्गेनाइजेशन की कि ये क्या इट इज़ एन कमांड, ठीक है, कमांड को मानता है जो भी इसको स्टाफ देगा। इट हैज़ अ फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है, फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, राइट, ठीक है, जो उसको कमांड मिलेंगी जो भी एडवाइस मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग। इट हैज़ अ फॉर्मल अथॉरिटी, इसका जो भी वर्क रहेगा वो फॉर्मल रहेगा, इनफॉर्मल नहीं रहेगा। जो भी अथॉरिटी उसको वर्क देंगी वो फॉर्मल अथॉरिटी के थ्रू ही रहेगा। देन अकाउंटेबिलिटी टू सुपीरियर, जो भी सुपीरियर उनको वर्क देंगे उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, उन्हें अपने वर्क को परफॉर्म करना है। फीचर क्या है लाइन एंड स्टाफ के, पहला तो प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, ठीक है, प्लानिंग की जाती है और देन उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है। प्लानिंग इज एंट्रस्टेड टू स्टाफ, एग्जीक्यूटेड टू एंट्रस्टेड टू लाइन, मतलब प्लानिंग कौन करता है, स्टाफ करता है, राइट, प्लानिंग कौन कर रहा है, स्टाफ कर रहा है, और उसको एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। रोल ऑफ अथॉरिटी में क्या हो जाता है, लाइन मैनेजर हैज अथॉरिटी टू टेक डिसीजन, लाइन मैनेजर क्या करता है, उसको अथॉरिटी होती है कि वो डिसीजन ले सकता है, और स्टाफ हैज अ नो सच अथॉरिटी, स्टाफ के पास में ये अथॉरिटी नहीं होती कि वो किसी तरह का डिसीजन मेकिंग करे। ये डिसीजन, ये वाला किसको अथॉरिटी है, लाइन वाले को, जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन उसको अथॉरिटी है कि वो क्या करें, एक डिसीजन करें, डिसीजन ले, ठीक है। गाइडेंस में क्या हो जाए, स्टाफ प्रोवाइड अ गाइडेंस टू लाइन एग्जीक्यूटिव, ठीक है, स्टाफ जो रहेगा, स्टाफ एग्जीक्यूटिव जो रहेगा वो क्या करेगा, लाइन जो एग्जीक्यूटिव है उसको क्या करेगा, गाइडेंस देगा। कंट्रोल किसका रहेगा, स्टाफ एज अ कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव इन द लाइन, तो क्या रहेगा, कंट्रोल किसका है, स्टाफ कमांड कर रहा है तो स्टाफ का किस पे रहेगा, ठीक है, स्टाफ जो रहेगा वो किस पे कमांड कंट्रोल करेगा, वो करेगा लाइन एग्जीक्यूटिव के ऊपर, ठीक है। स्कोप ऑफ स्पेशलाइजेशन में क्या आ जाएगा, देयर एज अ वाइड स्कोप ऑफ स्पेशलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग एंड डूइंग फंक्शन आर सेपरेट, ठीक है, बहुत स्कोप होता है इसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, प्लानिंग के लिए और किसी फंक्शन को सेपरेटली करने के लिए। पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं क्योंकि क्या होता है, ये कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में होते हैं, स्टाफ के और लाइन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ड्यू टू द डिफरेंट स्टेटस एंड अथॉरिटी, दोनों का स्टेटस और अथॉरिटी डिफरेंट होती है, इसलिए इसमें क्या होता है, पॉसिबिलिटी होती है किसके, कॉन्फ्लिक्ट की। जैसे कि मैंने बताया स्टाफ क्या करता है, एडवाइस करता है किसको, लाइन को, इनकी अथॉरिटी, इनकी ड्यूटीज, इनका जो स्टेटस और जो अथॉरिटी होती है वो डिफरेंट होती है, इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। साउंड डिसीजन, ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ अ स्टाफ हेल्प राइट डिसीजन कैन बी टेकन, ठीक है, स्टाफ अवेलेबल होने की वजह से क्या होता है, एक राइट डिसीजन राइट टाइम पे लिया जाता है। एक्सपेंसिव होता है ड्यू टू द स्टाफ रेम्यूनरेशन इट बिकम कॉस्टली, स्टाफ की रेम्यूनरेशन बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उनको डिसीजन मेकिंग का करना रहता है, तो इसमें क्या होता है, थोड़ा कॉस्टली प्रोसेस हो जाता है। अब ये देखो इसमें बताती हूँ, जैसे जो होता है एक मेरे पास आ गया, यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर जो है ये जो है प्रोडक्शन मैनेजर को क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है, देन उससे फोरमैन की तरफ जाता है और फोरमैन की तरफ से जाके ये जाता है वर्कर की तरफ, ठीक है, ये हो गया वर्टिकल। वर्टिकल किस में आता है, लाइन मैनेजमेंट में आता है। स्टाफिंग फिर क्या आता है, इसके बीच में अब इसको एडवाइस जो है मैनेजिंग डायरेक्टर है, इसको एडवाइस कौन करता है, इसको एडवाइस करते हैं इकोनॉमिस्ट, ठीक है, और लोकल कंसल्टेंट्स जो होते हैं, लोकल कंसल्टेंट्स वो उसको क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं किसको, अपने मैनेजिंग डायरेक्टर को। देन मैनेजिंग जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स किस किस पहलू को देखेगा, वो देखेगा सेल्स मैनेजर को देखेगा, प्रोडक्शन को भी देखेगा, ठीक है, उसके बाद में फाइनेंस को भी देखेगा, फाइनेंशियल मैनेजर को, और जो कंसल्टेंट होता है ये भी किसको देखता है, लोकल कंसल्टेंट किसको देखता है, फाइनेंस को, फाइनेंशियल मैनेजर को। समझ में आया, तो इस तरीके से क्या करता है, पूरा स्ट्रक्चर चलता है, क्लियर है। अब हम आते हैं बेनिफिट क्या है लाइन और स्टाफ की,
लेस बर्डन ऑन एग्जीक्यूशन, क्योंकि क्या होता है डिवीजन ऑफ वर्क होता है इसमें। स्टाफ क्या कर रहा है, एडवाइस कर रहा है लाइन को, तो क्या हो रहा है डिवीजन हो रहा है वर्क, इसकी वजह से क्या होता है लेस बर्डन ऑफ एग्जीक्यूशन। स्टाफ सर्विस अवेलेबल होती है, होती कि हाई क्वालिटी के स्टाफ रहते हैं, तो वो क्या करते हैं लाइन मैनेजर को क्या करते हैं ऑलवेज सर्विस प्रोवाइड करते थे, डिसीजन देते हैं, राइट डिसीजन लिया जाता है, क्योंकि सबका अपना अलग अलग क्या रहता है काम होता है। तो कंसल्टेशन का काम किसका है, स्टाफ का है, और वो किसको इंस्ट्रक्ट कर रहा है, लाइन को, तो एक राइट डिसीजन कैन बी टेकन, ठीक है। ओके, देन आ जाता है बेनिफिट ऑफ अ स्पेशलाइजेशन। लाइन पीपल स्पेशलाइज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ स्टाफ पीपल, ठीक है। लाइन स्पेशल जो पीपल होते हैं, लाइन स्टाफ एग्जीक्यूटिव जो होते हैं ना, उनको स्पेशलाइजेशन होती है, जो भी स्टाफ उनको कमांड देता है, एडवाइस करता है, उसमें वो फुलफिल करने की, ठीक है। ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज, ठीक है, ट्रेनिंग एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। लाइन ऑफ स्टाफ एक्सचेंज देयर आइडियाज एंड लर्न मेनी थिंग्स थ्रू द म्यूचुअल कंसेंट, ठीक है। ट्रेनिंग दी जाती है, तो लाइन ऑफ स्टाफ क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, आइडियाज लर्न करते हैं, आइडियाज आती होंगे मैं, तो आइडियाज एंड वो लर्न करते हैं मेनी थिंग्स फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से हमेशा वो, और म्यूचुअल कंसल्ट के द्वारा। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या हो जाता है कि लाइन एग्जीक्यूटिव आर अकाउंटेड फॉर द work assigned, therefore the line executive receive order from their departmental manager, ठीक है। उन्हें क्या करना पड़ता है लाइन वाले को, लाइन एग्जीक्यूटिव को हमेशा स्टाफ वाले की मानना पड़ता है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है यूनिटी ऑफ कमांड रहती है उनके बीच में, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबिलिटी, स्टाफ कैन एडिट इफ देयर इज एन एक्सपांशन, एक्सपांशन की जरूरत है तो स्टाफ क्या करेगा उसमें एडिशन भी कर सकता है, ओके। सोल्यूशन टू द लाइन प्रॉब्लम, लाइन एग्जीक्यूटिव को जो भी प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन कौन देता है, स्टाफ देता है, तो एक कोऑर्डिनेशन, एक यूनिटी ऑफ कमांड बन जाता है। देना जाता है सुटेबल टू द लार्ज कंपनी, ये लार्ज कंपनी को ज़्यादा सुटेबल होता है। क्यों लार्ज कंपनी को सुटेबल होता है, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ फैसिलिटी, स्टाफ एग्जीक्यूटिव फैसिलिटी होती है, तो ये क्या हो जाता है स्टाफ जिसमें इन्वॉल्व हो जाता है ना, तो वो क्या हो जाता है लार्ज कंपनी के लिए सुटेबल हो जाता है। अगर मैं सिर्फ लाइन की बात करूँ तो ये स्मॉल कंपनी के लिए सुटेबल है, राइट। बट अगर इसमें अगर स्टाफ इन्वॉल्व कर दे तो ये लार्ज कंपनी के लिए क्या हो जाता है बहुत सुटेबल हो जाता है। डेमोक्रेटिक स्टाइल होता है, मेजर डिसीजन आर अराइव बाय द म्यूचुअल कंसल्टेशन बिटवीन लाइन एंड स्टाफ, जो भी मेजर ये भी होंगे वो सारे क्या होते हैं लाइन और स्टाफ दोनों के सहमति से होते हैं, म्यूचुअल कंसेंट से होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है डेमोक्रेटिकली वो क्या करते हैं डेमोक्रेटिक इन नेचर हो जाता है ना। प्रॉपर प्लानिंग एंड कंट्रोल, प्रॉपर प्लानिंग और कंट्रोल होती है, क्योंकि ये क्या हो जाता है स्टाफ क्या करता है प्लानिंग करता है किसको, और लाइन क्या करता है चार्ज एग्जीक्यूशन, उसको एग्जीक्यूट करने का काम करता है, ठीक है। क्राइसिस मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर कैन बी हैंडल द क्राइसिस सिचुएशन इफेक्टिवली, क्योंकि दोनों मिलके काम कर रहे हैं, स्टाफ और लाइन दोनों क्या कर रहे हैं मिलके काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो भी क्राइसिस आते हैं तो उससे वो क्या कर सकते हैं इजीली वो उसी से बाहर निकल सकते हैं, राइट। लिमिटेशंस क्या है डिले इन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि दोनों इन्वॉल्व हैं, है ना। कभी स्टाफ वाला उसकी लाइन वाले, कभी क्या होता है लाइन वाले स्टाफ वाले की बात नहीं मानते, ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है कभी भी क्या होता है डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाते हैं। पासिंग देन पासिंग ऑफ बक, ठीक है, पासिंग ऑफ बक में क्या हो जाता है बक पासिंग में क्या हो जाता है कि इट्स समटाइम गोज रॉन्ग, पीपल लाइन पीपल ब्लेम स्टाफ एंड स्टाफ ब्लेम, इसमें क्या होता है कि कभी कभी जो लाइन वाले जो हैं वो ब्लेम करते हैं स्टाफ वाले को कि इन्होंने सही डिसीजन सही एडवाइस नहीं किया, और स्टाफ वाले लाइन वाले को वो लाइन वालों को बोलते हैं कि यार इनने हमारे एडवाइस को सही तरीके से लिया नहीं इसलिए प्रॉब्लम होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा होता है, कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस है अगर दोनों के बीच में कम्युनिकेशन सही नहीं है ना, दोनों के बीच में पटनी स्टेटस की वजह से, डिफरेंस इन स्टेटस की वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कॉस्टली होता है क्योंकि इसमें स्टाफ इज़ वेरी हाई, ठीक है, तो उसकी वजह से कॉस्टली थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो जाता है क्योंकि एसोसिएशन रहता है इसमें लाइन विद स्टाफ का,
मेन उनका तो कोऑर्डिनेशन बनना जरूरी है। लैक ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन की वजह क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर डिसिप्लिन। ठीक है, डिसेंट्रलाइज होता है, किसी एक पे नहीं है। डिसेंट्रलाइज होने की वजह से क्या हो जाता है, डिसिप्लिन का ये हो जाता है। कंफ्यूजन, ड्यूअल कमांड क्रिएट ए कंफ्यूजन इन ड्रॉप। ठीक है, ड्यूअल कमांड स्टाफ इसको दे रहा है, ठीक है, कोई और दे रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, दो कमांड आने की वजह से क्या हो रहा है कि जो लाइन वाले जो है उसको सही तरीके से काम नहीं करते, तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। प्रॉब्लम ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होगा, प्रॉब्लम ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड में एम्प्लॉय रिसीव ऑर्डर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम लाइन एंड स्टाफ सुपीरियर टू क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। उनके बीच में यूनिटी ऑफ कमांड, क्योंकि एक दूसरे से अगर नहीं पटी तो भी क्या हो जाता है, यूनिटी ऑफ कमांड का क्या होता है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक है, एंड यू डिपेंडेंस ऑन स्टाफ। ठीक है, ये क्या होता है, line manager में pass even routine matter to staff to give the undue importance to staff। lack of accountability, होती है, पेपर वर्क बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मल चीजों को फॉलो अप करते हैं। एंड मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टाफ एडवाइस